90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फॉर्मूला है। एक लड़की और लड़का आपस में प्यार करते हैं। लड़की बड़े ही रसूख वाले पिता की बेटी, पिता जो इस रिश्ते से हरगिज भी खुश नहीं है, जो लड़के को पहले ब्लैंक चेक देता है और फिर धमकी। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार भी खाता है, बहुत सारी दिक्कतें सहता है, लेकिन अंत में अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन साहब, ये जिंदगी फिल्मों में होती है, असल जिंदगी में कहानी पलट जाती है। असल में जो होता है उसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, एक शब्द इजाद किया गया है, ऑनर किलिंग, मतलब इज्जत के लिए किया जाने वाला कत्ल। आज की कहानी ऑनर किलिंग के हाई प्रोफाइल केस की है, एक केस जिसका संबंध यूपी के एक बाहुबली परिवार से था। आज हम बात कर रहे हैं साल 2002 में हुए नितेश कटारा हत्याकांड की। तो आइए शुरुआत करते हैं 70 के दशक से। नोएडा में सेक्टर 18 के पास एक गांव है जिसका नाम है शराफाबाद। यहाँ पर रहने वाले धर्मपाल यादव डेयरी चलाते थे। साइकिल से रोजाना दूध ले जाकर दिल्ली में बेचा करते थे। फिर एक रोज धर्मपाल की मुलाकात बाबू किशन लाल से हुई। किशन लाल शराब का धंधा किया करता था। देखा देखी धर्मपाल भी इसी धंधे में शरीक हो गए। शराब का धंधा खूब फला फूला और देखते ही देखते कुछ सालों में धर्मपाल यादव डीपी यादव में तब्दील हो गए और उसी नाम से वो जाने जाने लगे। बहुत जल्दी डीपी यादव की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई। यूपी के दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी डीपी को राजनीति में लेकर आए। पहले ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह का साथ मिला और कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को मजबूत पैसे वाले लोगों की जरूरत थी। डीपी को एक मंच चाहिए था और मुलायम को पैसा, तो दोनों को बहुत ही आसानी से दोनों का मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने डीपी को बुलंदशहर से टिकट दिया और डीपी आराम से जीत गए और यहां से यूपी की राजनीति में डीपी यादव का कद लगातार बढ़ता चला गया। एक वक्त पर वो यूपी के सबसे धनी नेताओं में गिने जाने लगे थे। लेकिन इसके साथ ही डीपी यादव के नाम के आगे एक और टैग लगा, बाहुबली। इन सालों में डीपी यादव पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी डीपी यादव पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद डीपी यादव का रसूख कम नहीं हुआ। साल 1998 में डीपी स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचने में भी कामयाब हो गए। फिर साल 2002 में डीपी के परिवार का नाम एक ऐसे केस में सामने आया जो डीपी की जिंदगी की एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। हुआ ये था कि डीपी यादव की एक बेटी थी जिनका नाम था भारती यादव। गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए भारती की मुलाकात नितेश कटारा से होती है। दोनों में प्यार होता है। नितेश के पिता रेलवे के अधिकारी हुआ करते थे और पढ़ाई के बाद नितेश ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वहीं भारती को नौकरी करने की घर से इजाजत तो नहीं थी। कॉलेज के निकलने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में रहे। दोनों आपस में कार्ड और चिट्ठियां भेजा करते थे जैसा पहले होता था। ये बात यादव परिवार को हरगिज मंजूर नहीं थी। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नितेश कटारा को धमकाने की कोशिश की, वो उनकी बहन से दूर रहे। इसके बावजूद नितेश और भारती आपस में बात करते रहे। फिर आई 17 फरवरी 2002 की वो तारीख। क्या हुआ था इस रोज? गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में डीपी यादव का पूरा परिवार, विकास, भारती, उसकी बहन मिताली, सब लोग पहुंचे थे। शादी में नितेश भी आया हुआ था और यहाँ शायद विकास और नितेश के बीच एक बार बहस हुई। रात के करीब 12:30 बजे विकास और उसके कजिन विशाल ने नितेश कटारा को एक टाटा सफारी में बिठाया और अपने साथ ले गए। जब काफी देर बाद नितेश पार्टी में नहीं आया तो उसके दोस्तों ने उसकी मां नीलम कटारा को खबर की। नीलम नितेश की और भारती के रिश्ते से वाकिफ थी, तो उन्होंने भारती को फ़ोन लगाया। पहले भारती ने नीलम से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाएं। इसके साथ ही उसने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नितेश को पंजाब लेकर गए हैं। नीलम ने डीपी यादव से भी फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता है कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ पर है। नीलम पुलिस के पास पहुंचती हैं। यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है और अगली सुबह होती है। पुलिस को पार्टी की जगह से कुछ 80 किलोमीटर दूर खुजरा इलाके में एक लाश मिलती है। पुलिस ने पाया कि मरने वाले को पहले बुरी तरह पीटा गया और बाद में उसकी लाश जलाने की कोशिश की गई थी। शिनाख्त की गई तो पाया गया कि ये नितेश कटारा की लाश है। तो उसके बाद तुरंत विकास और विशाल यादव के नाम का वारंट निकला। दोनों को 23 फरवरी के रोज ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। ये मामला कोर्ट पहुंचा।
पहली नज़र में ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। विकास और विशाल को नितेश के साथ जाते कई लोगों ने देखा था और दोनों के पास हत्या का मोटिव भी उस वक्त था। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी जितने दिख रही है। डीपी यादव का बाहुबली रसूख शुरुआत से इस केस पर अपने परछाई डाले रहा। साल 2002 से 2004 के बीच विकास यादव को जेल से 66 बार बेल मिली। कोर्ट में कई गवाह अपने बयान से पलट गए। लोगों को फोन पर धमकियां मिलने लगी। इसके बावजूद भी नितेश कटारा की मां लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही। वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। शुरुआत में जब विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वो भी 2 बार। एक बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और दूसरी बार यूपी पुलिस के सामने। मध्य प्रदेश में जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का इकबालिया बयान लिया था वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। वहीं एक कांस्टेबल ने ये कहा कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया था। मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर पर और डीपी यादव से पुराने ताल्लुकातों के चलते फेवर करने का भी उस वक्त आरोप लगा था और ऐसा ही कुछ यूपी में भी देखने को मिला था। विकास और विशाल का इकबालिया बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया था जो बाद में एक टीवी चैनल पर चलाया गया था। लेकिन चूंकि यह बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लिया गया था इसलिए कोर्ट ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बयान के जरिए पुलिस को विकास और विशाल के पास इससे एक हथौड़ा और नितेश की घड़ी भी बरामद हुई थी। इसके अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे जिन्होंने नितेश को विकास और विशाल के साथ उस रात टाटा सफारी में बैठा हुआ देखा था। लेकिन क्या ये सब इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी था? जवाब है नहीं। 4 में से 3 गवाहों ने बहुत जल्दी ही अपने बयान वापस ले लिए। चौथे गवाह का नाम रोहित गौड़ था। रोहित शिवानी गौड़ का भाई था जिसकी शादी में उस रात ये सब घटना हुई थी। शुरुआत में रोहित अपने बयान पे कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती और नितेश आपस में प्यार भी करते थे। ये इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस हत्या का मोटिव ही इसी बात पर टिका हुआ था कि नितेश और भारती का आपस में रिश्ता था और इसी के चलते नितेश की हत्या भी हुई थी। गाजियाबाद के जिस हॉस्टल में नितेश रहा करता था वहाँ भी कई लोगों को ये बातें मालूम थी। दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन डर के वजह से कोई भी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लोगों को ये केस एक और केस की याद दिला रहा था, जेसिका लाल हत्याकांड। इत्तेफाक की बात यह है कि विकास यादव जेसिका लाल हत्याकांड में भी इन्वॉल्व था। बहरहाल आखिर में इस केस का एक फैसला एक गवाही पर आकर टिकता है। ये गवाही थी भारती यादव की। लेकिन केस शुरू होने के कुछ ही वक्त के अंदर उसे पढ़ाई के नाम पर लंदन भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से कई बार उसे गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन भारती वापस ही नहीं आई। नीलम कटारा लगातार कोशिश करती रहीं और अंत में 2006 में भारती का पासपोर्ट रद्द किया गया और उस पर कोर्ट की नाफरमानी के जुर्म का खतरा मंडराने लगा। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन में गिरफ्तार किया जाता और गिरफ्तार करने के बाद वापस इंडिया भेजा जाता। इसी डर से साल 2006 में भारती वापस भारत आई और उसने इस केस में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि कोर्ट में उसने कहा था कि वो और नितेश सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच में प्यार वाला रिश्ता ही नहीं था। इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट में भारती और नितेश के बीच आपस में दिए गए कार्ड्स और लेटर भी पेश किए जिनसे ये साफ जाहिर होता था कि दोनों में करीबी रिश्ता था। विकास और विशाल को नितेश के किडनैप और मर्डर के जुर्म में 30 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ऑनर किलिंग का मामला था। दोनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति जिसका नाम सुखविंदर पहलवान, जो उस रोज इन दोनों के साथ गाड़ी में मौजूद था, उसे भी 20 साल की सजा इस केस में सुनाई गई थी। इसके बाद ये केस हाईकोर्ट पहुंचा। साल 2014 में हाईकोर्ट ने विकास और विशाल की सजा बरकरार रखी और आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीलम कटारा इस केस में फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा 25 साल की कर दी। और इसी बीच साल 2005 में डीपी यादव भी एक पुराने केस के मामले में जेल चले गए। कोर्ट ने उन्हें एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि बाद में वो इस केस में रिहा भी हुए, लेकिन नितेश कटारा हत्याकांड और इस केस के बाद उनकी राजनीतिक साख कम होती चली गई और आज आप बिल्कुल ना के बराबर समझते हैं।
तो नीतीश कटारा केस जो हमने आपको कहानी सुनाई, दरअसल ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि नीतीश कटारा केस अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो बहुत चर्चित ये केस था, बहुत चर्चित हत्याकांड था। और इस केस में चूंकि बहुत बड़े रसूखदार नेता का नाम सामने आया था और ये नेता भी इसमें इस केस के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो साख थी वो धूमिल ना हुई बल्कि बिल्कुल खत्म सी हो गई। और नीतीश कटारा की मां का संघर्ष इस पूरे मामले में देखने को मिला। उन्होंने जितनी शिद्दत से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, एक ऐसे बाहुबली नेता से, एक ऐसे ताकतवर नेता से जिससे लड़ना शायद बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपने हिम्मत से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद उन्हें आरोपियों को सज़ा मिली। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे हत्याकांड को लेकर ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हों या फिर आप कोई कमी अगर हमारे अंदर देख रहे हों, कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपका सुझाव दिल से एक्सेप्ट करेंगे, सम्मान करेंगे आपका। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार, जय।